IFRS 5 वन ऑफ द इजीएस्ट आईएएस में से है। छोटा सा आईएएस है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। IFRS 5 के दो पोर्शन हैं। IFRS 5 के दो एलिमेंट्स हैं। एक है एसेट हेल्ड फॉर सेल और दूसरा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। पहले हम इसका पहला पोर्शन डिस्कस करेंगे, एसेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। दूसरा पोर्शन इसका हम थोड़ी बाद देखेंगे, जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बात की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। एक बात समझो, जब भी हमारे पास नॉन करंट एसेट होते हैं तो हम उनको यूटिलाइज करके इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करते हैं। वी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है नॉन करंट एसेट रखने का, वो यही है कि नॉन करंट एसेट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, कमा के देता है। अब नॉन करंट एसेट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, अब उसकी एक लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद वो एसेट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि अगर कोई आपके पास नॉन करंट एसेट है जो हैवी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है। अब ऐसी चीजें जो होती है ना, ये फर्नीचर या कंप्यूटर की तरह यूं स्क्रैप नहीं हो जाती कि आपने चुटकी बजाई, ये स्क्रैप वाला आया और ये चीजें लेके चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हैवी इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी स्क्रैप होने में टाइम लगता है। अब दूसरी बात यह है, हेल्ड फॉर सेल का मतलब ये हुआ कि एसिड अब हमारे इस्तेमाल में नहीं है। रीजन, टेक्नोलॉजी हमने बदल दी। रीजन, हम नया अपडेटेड एसिड ले आए। रीजन, अब पुराना वाला खराब हो गया है, हमें स्क्रैप करना है। कोई भी वजह है, कोई भी वजह है, आपका नॉन करंट एसिड अब इस्तेमाल में नहीं है, यानी अब आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल नहीं कर रहे। और आपने नियत की है, नियत करता हूं मैं कि इस एसेट को मैं बेचूंगा। नियत करते हैं आप कि यू आर गोइंग टू सेल दिस एसेट। जब आप नियत कर लेते हैं कि मैं इस एसेट को बेचूंगा, तो हम कहते हैं थोड़ी सी नियत में एडिशन कर लो, थोड़ी चीजें बढ़ा लो ताकि कंडीशन सारी मीट हो जाए। वो क्या है कि भाई मैं नियत करता हूं कि बेचूंगा, यानी मैनेजमेंट का डिसीजन हो गया। एसेट जैसा है बिकने के लिए रेडी है, मैंने बेचने के लिए कबाड़ी ढूंढना, बायर ढूंढना शुरू कर दिया है। मुझे पता है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर ये एसेट बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मार्केट अवेलेबल है। और मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि मैं इस प्लान ऑफ सेल को विड्रॉ कर लूं, कि मैं अभी बोल रहा हूं बेचता हूं, 2 महीने बाद बोलूं नहीं बेचता, 2 दिन बाद बोलूं नहीं बेचता। ऐसा नहीं होगा। यानी ये सारी कंडीशंस याद करने का आसान तरीका पता है क्या है? नियत करती है मैनेजमेंट कि विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर नॉन करंट एसेट जो है उसको जैसा है उसको वैसा ही एक्टिव मार्केट में बेच देगी। ये है कंडीशन। एक लाइन के अंदर नियत करती है मैनेजमेंट अगले 12 महीने में नॉन करंट एसेट को जैसा वो है उसको उसकी एक्टिव मार्केट के अंदर बेच देगी। और इस नियत से हिरेंगे नहीं, इस नियत से बैकवर्ड नहीं होंगे। अच्छे बच्चों की तरह जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो इसके बाद में खुद की भी नहीं सुनता हुए कायम रहते हुए इसको विड्रॉ नहीं फरमाएंगे। अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो जाएं तो क्या होता है? IS 16 में एसिड चल रहा होता है, 16 से उठ के वो IFRS 5 में तशरीफ ले आता है। कब लाता है? जब ऑल सारी की सारी कंडीशंस पे हमारा जवाब हो यस।
सारी कंडीशन हो जाए तो 16 से उठ के आएगा 5 पे, IS-16 से उठ के आ जाएगा 5 पे। तो क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले तो उसको जैसे ही वो 5 में आएगा ना, तो भाई अब वो पड़ा हुआ है बिकने के लिए, इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन करना खलास, नो डेप्रिसिएशन एट ऑल। IS-16 में तो वो डेप्रिशिएट भी होता था ना, या नहीं होगा? IS-16 पे एसिड किस पे खड़ा होता है? कैरिंग। कैरिंग वैल्यू। इधर जब वो आएगा तो किस पे आएगा? इधर वो रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड करने का अपना एक तरीका है, अपना एक मैकेनिज्म है। और वो मैकेनिज्म बड़ा सोना है, बड़ा प्यारा है, बड़ा आसान है। वो है लोअर ऑफ। लोअर ऑफ व्हाट? लोअर ऑफ, लोअर ऑफ जो कैरिंग अमाउंट है वो, जो कि IS-16 से आ रही है वो। और दूसरा होता है NRV का नाम सुना है? जी। यानी फेयर वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू माइनस बड़ा एसेट है ना, तो बेचने के लिए कुछ खर्चा भी होगा, मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, डिसमेंटलिंग का खर्चा। बड़ा प्लांट है तो उसको इस अनइंस्टॉल करने का खर्चा, बेचने के लिए जरूरी खर्चे, कॉस्ट टू सेल लिख लो, मार्केट नहीं लिखो, कॉस्ट टू सेल लिख लो, बेचने के लिए जरूरी खर्चे। इन दोनों में जो लोअर होगा एसिड जो है वो उस पे रिकॉर्ड होगा। और तीसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो बच्चों को बड़ी अजीब सी लगती है, वो क्या है? तीसरी अजीब सी बात यह है कि ये एसिड अब करंट एसिड में नजर आएगा। SFP में कहाँ नजर आएगा? सर यहाँ पे था नॉन करंट एसिड, कसम से नॉन करंट एसिड था। सर उसको करंट एसिड में क्यों ले जा रहे हो? तो बेटा ये क्या नियत थी कि अगले 12 महीने में बेच देंगे, और अब उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आप हासिल नहीं कर रहे। जो चीज 12 महीने में बिक जाने वाली है, विद इन ईयर है, तो जो विद इन ईयर होता है वो करंट एसिड होता है, नॉन करंट नहीं होता। ये है IS-16 से IFRS 5 पे जाना, और इस IS की टोटल वर्किंग। इसमें कोई तकलीफ, ये कंडीशन जो लिखी गई हैं ये आपको याद होनी जरूरी हैं। गॉट माई पॉइंट सर? जी सही है। और ये कास्ट टू सेल ओनली, ये फेयर वैल्यू से माइनस होगी, कैरिंग अमाउंट से नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं। अब हमने इस IFRS का पहला पार्ट हेल्ड फॉर सेल खत्म कर दिया है। अब हम इसके एक रिवीजन किट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कैप्लान में से कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये पहला क्वेश्चन कैप्लान से आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब। क्वेश्चन का नाम है BN। BN के पास एक एसिड है जिसको वो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाइड कर रहे हैं। चलो ठीक है, मतलब IFRS 5 में लेना है। तो कौन सा एसिड है ये? SFP में करंट एसिड हो जाएगा। करंट एसिड हो जाएगा। कितने पे, यही तो निकालना है। अभी सीखा है लोअर ऑफ, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू। या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एसिड की कैरिंग अमाउंट 10 ही है, उसने बताई है हमें 900, और फेयर वैल्यू है 800, कॉस्ट टू सेल है 50। कितना आया? 750। दोनों में से लोअर क्या है? 750। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एसिड कितने पे आएगा? तो 750 पे आएगा। यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं सही है। इस क्वेश्चन का मैं एक एडवांटेज उठाऊंगा, और ये रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं आपको इसका एक फर्दर चीज पढ़ाऊंगा ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। SOCI का एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है वो अभी आपको सिखाएंगे। मुझे एक बात बताओ, IS-16 में ये एसिड कितने पे खड़ा हुआ था?
900 पे। आप जब इसको IFRS 5 में लाए, बदतमीजी नहीं की आपने इसके साथ? 900 की जी, चीज को नुकसान हुआ। पे ले गए। 750 पे। ये तो चलो करंट एसेट बन गया SFP में सर, लेकिन 900 की चीज 750 पे गई, तो डिफरेंस कितने का है? 150। सर ये 150 का क्या? तो ये 150 कहलाता है इम्पेयरमेंट एक्सपेंस, हैज एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस जो होते हैं उसमें चला जाएगा। कहाँ पे ये होगा? इनकम स्टेटमेंट यानी SOCI में। ये IFRS 5 है। ये इतना ही है। अभी हम फर्दर क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। ये हो सकता है कि कैरिंग अमाउंट दी भी ना हो, डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालनी पड़ जाए, लेकिन जो स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है कि लोअर ऑफ पे करंट एसेट आएगा, और डिफरेंशियल अमाउंट अगर है, यानी अगर IS 16 में 900 पे है और IFRS 5 पे आप 750 पे ला रहे हो, कम पे ला रहे हो, तो ये जो कमी है इज गोइंग टू बी reflected in SOCI as an expense, as a नुकसान। Any questions? नहीं, क्लियर है ये। आमतौर पे इस IFRS से थ्योरी भी आ सकती है, जैसे कि रिवीजन किट का एक और क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। अब अभी मैंने आपको ये कंडीशंस पढ़ाई हैं। नियत करता हूं मैं कि ये एसेट जैसा है ऐसा ही इसको मैं अगले 12 महीने में बेच दूंगा, और अपनी नियत से बैकआउट नहीं करूंगा, क्योंकि इस एसेट की एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। इस नियत की डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में पूछी गई है। बताइए। यवा दवा दरेसल और वाहिद इतने तलात अरबा, 1 2 3 4, इनमें से कौन से पॉइंट्स 3 4 2 पॉइंट सही हैं, या सभी सही हैं? पहला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पहला तो सही है, दूसरा भी पहला सही है। क्यों है कि जैसा है ऐसा बेच दूंगा। सेल हाई होगी यानी अगले 12 महीने में बेच लूंगा। फिर तीसरे में नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ, नेक्स्ट 12 नेक्स्ट मंथ होना मंथ चाहिए। थोड़ी था, 12 महीने था बाबू। गलत। और मैं उसको मार्केट में उसकी मार्केटेबल प्राइस पे ही बेचूंगा ना, रीजनेबल प्राइस मांगूंगा ना। ये तो नहीं है 10,000 की चीज के 2 करोड़ रुपए मांगूंगा। ये बात ये सही है। यवा दवा और 4 1 2 4 इज आर द करेक्ट आंसर्स। ऑप्शन कौन सा बना? सी। C फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें पूछा गया, कैरिंग अमाउंट। यानी ईयर एंड पे ये ऐसे कितने पे आना चाहिए टिल्ली की SFP में। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। April 4, एक प्रॉपर्टी थी अपने पास। April 4, एक प्रॉपर्टी थी अपने पास, कितने की थी साईं? ये 8 मिलियन। 800,000। 8 लाख की है ना? अच्छा, 8 लाख है, सही। लाइफ थी 16 साल। कैरिड आउट अंडर द कॉस्ट मॉडल। टिल्ली ने डिसाइड किया कि भाई ये अपना हेल्ड फॉर सेल है। जब टिल्ली बाबू ने डिसाइड कर लिया है, तो क्या अब आप कंडीशनें मीट करने फिरोगे? वो खुद ही कह रहे हैं कि हेल्ड फॉर सेल है, लेकिन कब डिसाइड किया?
1 अक्टूबर। मुझे एक बात बताओ, मैं जब IFRS 5 में लेके आऊंगा इसको, यानी हेल्ड फॉर सेल, इसको जब मैं बनाऊंगा तो मैं किस पे लूंगा? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट NRV। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये तो इसने बता दी है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1 अक्टूबर 2004 को कितनी है? यही है ना? 7। जी ठीक कैरिंग अमाउंट भी मुझे कब की लेनी चाहिए, 1 अप्रैल की कि 1 अक्टूबर 2004 की साई? है। 1 अक्टूबर। तो क्या कैरिंग अमाउंट सही दी हुई है कि कुछ करना पड़ेगा? 6 मंथ की डिप्रिसिएशन अप्लाई करनी। अभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक सवाल है, एक मसला है, कैसे करेंगे? 6 महीने का क्या करेंगे? कितना आएगा? ट्राई करेंगे। ये 25,000। कैसे आया? सर 8 लाख हाँ। डिवाइडेड बाय 16 इंटू, सर ये टाइमलाइन है, हमारा एसेट हेल्ड फॉर सेल में बन रहा है अक्टूबर में, विच मीन्स कि कितने महीने हमने यूज किया है बिफोर रिक्लासिफाई? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6/12। कितना आया बेटा ये? ये 25,000। 8 लाख में जब 25,000 चले जाते हैं तो आता है 7,75,000। मेरे दोस्त, लोअर ऑफ पे लेने का, किस पे? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट लोअर है। इसमें कोई तकलीफ? नहीं सही है। ऐसे ही एक सवाल है, अगर इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट में पूछूं तो कितना इम्पेयरमेंट लॉस होगा? इसमें है 15,500। दोबारा सोचो। लॉस नहीं है, गेन है। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। सही है। इसका 0 होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो भाई, कैरिंग अमाउंट कितनी? 7,75,000। IAS 16 में ये 775 पे था। IFRS 5 ने भी इसको किस पे रिकॉर्ड किया? लोअर पे, जो कि क्या है, इत्तेफाक से। 775 ही। तो क्या कोई लॉस है? नहीं। माफी, जीरो, नो इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि कैरिंग अमाउंट पे था और कैरिंग अमाउंट पे ही रहा, तो इम्पेयरमेंट लॉस इज जीरो। एम आई राइट और रॉन्ग? जी, कोई मसला? नहीं, ये क्लियर है सर। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमने किट के क्वेश्चन देखे। इनकम स्टेटमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन में करके दिखाया। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए सही है। कि कब इम्पेयरमेंट लॉस होता है और कब नहीं होता। तो ये हमारा IFRS 5 जो है हेल्ड फॉर सेल खत्म हो जाता है। कोई तकलीफ? नहीं, क्लियर है।